हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास द्विवेदी आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य एकेडमी से आज आप लोगों को हिंदी भाषा में टॉपिक पढ़ाऊंगा वाक्य। तो दोस्तों, आपको हम नए लगातार वीडियो देते रहते हैं, नए अपडेट जो भी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप हमारे इस लक्ष्य एकेडमी के चैनल से आप जुड़े रहिए। तो आपको 100% हमारा दावा है कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में वाक्य से संबंधित आजकल काफी प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, शब्दों का व्यवस्थित समूह, आपको हम परिभाषा दिखा रहे हैं वाक्य की। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे स्पष्ट अर्थ का बोध हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि बादल गरजते हैं, चिड़िया चहचहाती है, यह एक क्या है, वाक्य है। अब वाक्य के अंतर्गत दोस्तों वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कई बार प्रश्न आता है कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको परिभाषा भी इसकी दिखा रहे हैं, पर मौखिक तौर पर देखिए, वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चर्चा किसकी की गई है, बादल गरजते हैं। तो यहाँ चर्चा किसकी है, बादल की। बादल क्या करते हैं, गरजते हैं। तो बादल हो जाएंगे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बादल गरज रहे हैं, तो गरजना हो जाएगा विधेय। ये इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय की परिभाषा है उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया राधा नाचती है, तो इस वाक्य में चर्चा किसके बारे में की जा रही है, राधा की। तो राधा हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और राधा क्या कर रही है, नाच रही है, तो नाचना हो जाएगा विधेय। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वाक्य के हमारे दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय, इसे हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्य के हम भेद देखते हैं। तो देखिए भेद कितने हैं, तो वाक्य के हमारे दो भेद हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है दोस्तों रचना के आधार पर। कई बार प्रश्न आया है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। इन सभी को हम अभी उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, परिभाषा भी देखेंगे। देखिए इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर का पहला भेद है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इस तरह से ये हमारे वाक्य हो जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो हमारा पहला वाक्य है वो है विधानवाचक। विधानवाचक का अर्थ ही होता है जब कोई काम विधि विधान से हो रहा हो। इसके अंतर्गत दो बातों की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, किसी कार्य के करने और होने का जब बोध हो उसे विधान कहते हैं। अब विधान के अंतर्गत दो बातें आ गई, किसी कार्य के करने और होने। करने और होने में क्या अंतर है, जैसे परिभाषा में लिखा है वाक्य के जिस रूप से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो। जैसे करने में आ गया मैंने भोजन की, मैंने यात्रा की, मैं वहां जा रहा हूं, ठीक है, मैं यह खा रहा हूं, मैं वह कार्य किया। तो करता कौन है, मैं। ये जब मनुष्य किसी कार्य को स्वतः करता है वो आता है करने में। करने के बाद जो दूसरा आता है, दूसरे के अंतर्गत आता है होने में। तो होना मतलब होता है जो प्राकृतिक हो या दूसरों के द्वारा किया गया हो, वो आएगा होने में। जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, इस पर हमारा जोर नहीं है बल्कि प्रकृति का है या दूसरे पक्ष का है। जैसे देखिए उस जगह सभा होने जा रही है, दोस्तों सभा में हमारा कोई बस नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए ये आएगा होने में। तो ये हो गए हमारे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक के बाद हम आगे पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक की दोस्तों परिभाषा होती है जिससे किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे वाक्य के जिस रूप से भी किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो, सूचित हो, बोध हो, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक। जैसे मैंने भोजन नहीं किया, मैंने यात्रा नहीं की। कुल मिला के जब ऐसे कार्य होते हैं जिसमें ना होने का बोध हो वो आता है निषेधवाचक में। ठीक है,
अभी आपको दोस्तों हम ये तो परिभाषा के साथ उदाहरण देख रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, इन्हीं से मिला हुआ आपको हम पेपर भी देंगे जिसका क्वेश्चन हम आपको आपके सामने रखेंगे और उसके आंसर भी बताएंगे, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की जो परिभाषा है, वाक्य के जिस रूप से इच्छा, आशीष, शुभकामना इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं इच्छावाचक। देखिए, इच्छा, आशीष और शुभकामना ये शब्द आए हैं। इच्छा मतलब होता है मनुष्य की आज हमें भोजन का, आज हमें चाय पीना है, आज हमें आइसक्रीम खाना है, आज हमें पार्क जाना है, ये हमारी इच्छाएं हैं। फिर इसके बाद इसी में एक आता है आपका शुभकामना और आशीष। तो देखिए दोस्तों, शुभकामना और आशीष में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आशीष जो होता है वो अपने से छोटों को दिया जाता है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, ये हो गया आपका आशीष हो गया। आशीष अपने से छोटों को होता है, दिया जाता है। शुभकामना क्या होती है? अपने से छोटे और बड़े दोनों को दी जाती है। जैसे मान लीजिए आ गया आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम किसी को कह दें कि रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, तो यह एक क्या है? शुभकामना। ये छोटे या बड़े दोनों को दी जाती है, यही अंतर होता है। ये सारी बातें आपकी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। देखिए दोस्तों, ये उदाहरण में कई बार प्रश्न भी आया है इच्छावाचक में, आज मुझे चाय पीना है, ये हमारी व्यक्तिगत क्या है? इच्छा है। फिर आता है आज मुझे आइसक्रीम खाना है, ये भी दोस्तों हमारी एक क्या है? इच्छा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आशीष, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जब हमसे कोई प्रणाम करता है, हमारे कोई पैर छूता है, हम कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इसके बाद दोस्तों एक शुभकामना आपको मैं अभी बता रहा था, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ये छोटे और बड़ों को दोनों को दी जाती है, इसलिए ये आपकी आ जाएगी किसके? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत जब किसी को हम उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं, वाक्य के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें आज्ञावाचक वाक्य में आया है बड़ों का सम्मान करो या अनुशासन में रहो। हमें पिताजी कहते हैं कि तुम अनुशासन में रहो या बड़ों का सम्मान करो, यह एक आज्ञा है, ठीक है। लेकिन इसी का जब हम उपदेश में बदलेंगे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह एक उपदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया है बड़ों का सम्मान करो, अनुशासन में रहो, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यह एक उपदेश है। लेकिन हमें हमारे घर वाले कहें कि आप यातायात का पालन करो, यह एक क्या है? आज्ञा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में एक आता है प्रार्थना। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। जब हमें किसी से कोई काम करवाना है या सहायता लेनी है, उसके लिए हम लोग कृपया लगा देते हैं। इसमें आ गया कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, कृपया आप मुझे भोजन कराइए, ये हमारे सब आज्ञावाचक के हैं। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, आपका अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है दोस्तों आश्चर्य। जब कहीं आश्चर्य, शोक, क्रोध, घृणा इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति हो, वो हमारे आएंगे विस्मयवाचक में। परिभाषा देखिए, वाक्य के जिस रूप से आश्चर्य, शोक, क्रोध इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति हो, वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें आ गया जैसे आश्चर्य, वाह तुम पास हो गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऐसी परिस्थितियां जिसे देख करके हमें लगे कि अब आश्चर्य है, आश्चर्य की व्यक्ति हो रही है, वो आएंगे आपके विस्मयवाचक में। जैसे वाह तुम पास हो गए, हम कहते वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, ये आश्चर्य में आ जाएगा। शोक में आएगा, शोक का जो प्रतीक माना गया है प्राय वह हाय होता है। जैसे बेचारा व्यर्थ में मारा गया, हाय वह चल बसा, ठीक है, ये सब आता है शोक में। फिर आता है क्रोध। क्रोध मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां जहां देख करके हमें अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे आ गया, अरे तुम क्या कर रहे हो, हमारे सामने कोई ऐसा घटना हो जाए, कोई निंदनीय कार्य कर रहा हो, तो हम कहें अरे तुम ये क्या कर रहे हो, उसे आप रोकिए या रोकने का प्रयास करिए, वो आपका क्रोध के अंतर्गत आ गया। उसे अरे उसे पकड़ो, हमारा कोई बैग लेके भाग रहा है तो हमें क्रोध होता है, हम कहते हैं अरे उसे पकड़ो। ये आपका दोस्तों किसमें आ जाएगा? विस्मयवाचक में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ ही होता है जहां वाक्य के जिस रूप से संदेह या संभावना की अभिव्यक्ति हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, संदेह और संभावना। अंतर क्या होता है? संदेह में
कार्य ना होने की ज्यादा उम्मीद रहती है, और संभावना में यह रहता है कि कार्य ज्यादा हो जाने की उम्मीद रहती है। जैसे शायद शाम तक बारिश हो जाए, ठीक है। फिर आता है, देखिए दोस्तों यहां थोड़ी मिस प्रिंट हो गया था, ये हमारा संदेह नहीं, ये हमारा है संदेह, ठीक है, संदेह हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा संभावना। अंतर क्या है, इस संदेह में होता है कि ज्यादा उम्मीद है कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, कार्य ना होने का, और संभावना में होता है कार्य हो जाने का, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए शायद शाम तक बारिश हो जाए, कोई निश्चित नहीं है। फिर आता है शायद वह पास हो जाए, क्योंकि अभी पूर्व तैयारी नहीं है, एक उसके उम्मीदों की जो आपकी मात्रा है वह क्या है, कम है। देखिए तो यहां हो जाएगा शायद। फिर आता है उसके बाद संभावना। संभावना मतलब होता है कार्य की हो जाने की ज्यादा वहां संभावना पाई जा रही है, इसलिए वहां हो सकता है। जैसे हो सकता है वह पास हो जाए, क्योंकि कोचिंग भी जाता था, पहले से तैयारी भी अच्छी किया था, ठीक है, अनुशासन में भी रहता है, इसलिए आ जाएगा संभावना। फिर आता है हो सकता है वह स्वस्थ हो जाए, क्योंकि इलाज चल रहा है, तो उसके जो संबंध है वो कहीं ना कहीं संभावना की ओर व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा संदेह और संभावना। संदेह में सदैव थोड़ी कम कार्य सफल होने की उम्मीद रहती है, और संभावना में अधिक रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, अगला है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक कार्य का होना अपने दूसरे कार्य पर आश्रित रहता है, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे देखिए परिभाषा है, वाक्य के जिस रूप से एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी होगी, एक दूसरे पर क्या है, संबंधित है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। आप यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, आपका आता है अब रचना के आधार पर। वाक्य के हमारे दो भेद थे, एक था अर्थ के आधार पर, हमने आठों पढ़ लिया। आगे आते हैं आपके दोस्तों रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ये आपके सामने लिखे हैं। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा आपका आ गया संयुक्त वाक्य, और तीसरा पढ़ेंगे हम दोस्तों मिश्रित वाक्य। अब हम इन तीनों को देखते हैं। पहला है आपका सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए आप उद्देश्य और विधेय तो पढ़ ही चुके हैं, विषय हम अभी बता चुके हैं आपको। इसमें आएगा जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक या एक से अधिक विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, तो राधा क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो राधा जो हो जाएगा उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया, पढ़ना। तो राधा क्या कर रही है, पढ़ रही है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि राधा पढ़ती लिखती है, दो बातें आ गई, ये तो राधा पढ़ती और लिखती है, तो पढ़ना राधा हो जाएगा उद्देश्य, पढ़ना और लिखना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें ये उदाहरण आपका आया है, जैसे राम पढ़ता है, तो किसके बारे में चर्चा हो रही है, राम की। तो राम हमारा हो गया उद्देश्य, और राम क्या करता है, लिखना, लिखना हो गया विधेय। इसके बाद आते हैं दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का ही अर्थ होता है जहां दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए दोस्तों योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्द हमारे कहलाते हैं और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, ये हमारे कहलाते हैं योजक शब्द। इसमें आपका आता है जिन वाक्यों में दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए योजक शब्दों और, अथवा, किंतु, परंतु इत्यादि को सम्मिलित किया जाए, वो आप कहलाते हैं कौन से, संयुक्त योजक शब्द कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौटा। देखिए दोस्तों इसमें जो आपका आता है और आया, ठीक है, सुबह गया और शाम को लौटा। और, अथवा, किंतु, परंतु जिन शब्दों के बीच में मध्य में आ जाए वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। किंतु उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यहाँ ये दोनों को जोड़ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए ये होगा हमारा संयुक्त वाक्य। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने आया है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य उसी पर आश्रित दो उपवाक्य हो, ठीक है, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे, और पहले पर ही वो आश्रित रहते हैं, पहला जो होता है वो वाक्य का मुखिया होता है, और अन्य जो होते हैं दोस्तों वो उसी पर आश्रित रहते हैं। जैसे
परिभाषा में देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान हो तथा अन्य उसी पर आश्रित हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ा, आपके सामने पहला कारण क्या हो गया? उसने नहीं पढ़ा। तो दूसरा काम क्या हो गया? फेल हो गया। तो तीसरी बात क्या हो गई? बेरोजगार रह गया। पढ़ा होता, पास हो जाता, रोजगार मिल जाता। अर्थात पहला प्रधान हो और अन्य दो आश्रित उपवाक्य हो, वो हमारा कहलाएगा मिश्रित। जैसे भोजन नहीं खाया या भोजन नहीं बना, तो उसने नहीं खाया, भूखा रह गया। ठीक है, भोजन बना होता, खा लेता, भूखा ना रहता। ठीक है, फिर आता है वर्षा नहीं हुई तो बीज बोया ही नहीं गया। ये सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, ये आपका कहलाएगा बीज। बीज बोया नहीं गया और उत्पादन क्या हो गया? घट गया। उत्पादन क्या हुआ? घट गया। ठीक है, तो कुल मिला के पहले पर जो अन्य दो आश्रित रहते हैं वो हमारे कहलाते हैं मिश्रित। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा, उन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो हमारे प्रश्न है वो आपको मैं क्रमवार दिखा रहा हूं। पहला है बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए, हमने वाक्य के आधार पर वाक्य के अंग भी पढ़ा, हमने वाक्य के भेद भी पढ़े, सभी जो जितने भेद होते हैं इसमें देखिए पहला है बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य की हम बात कर चुके हैं, कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक है नहीं, निषेधात्मक है नहीं, निषेध मतलब होता है मना, आज्ञा किसी को दी नहीं जा रही है, इसलिए बच्चे खेल रहे हैं। इसमें जो हमारा वाक्य हो जाएगा वह है विधानवाचक वाक्य। विधान वाक्य कहलाएगा क्योंकि कोई कार्य हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, परंतु समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हो वो क्या कहलाएंगे? तो देखिए और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु मिश्रित में है नहीं, सरल में है नहीं, विधान में है नहीं, तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, जिनमें आपकी ऐसी बातें आए कि आपका वाक्य मिला हुआ हो और अन्य पहला प्रधान हो, अन्य दो पर आश्रित हो, इस किससे संबंधित है? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है? मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ और पहला प्रधान हो और अन्य क्या हो? आश्रित हो। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। फिर आता है वह पुस्तक राम की थी। वह पुस्तक किसकी थी? राम की थी। इसमें देखना है दोस्तों, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ मतलब पहला मुखिया है, यदि सवेरा नहीं होता तो हम बाहर नहीं जाते, इसलिए ये पहला प्रधान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर। फिर आता है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। इसमें कौन सा वाक्य है दोस्तों? इसमें हमें देखना है, जैसे सरल वाक्य, आश्रित वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। इसमें दोस्तों आप अपने हिसाब से देखिएगा, जिसमें मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, इसमें कई बातें की जा रही हैं, इसलिए आपका इसमें देखिए आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्योंकि पहला प्रधानता है इसमें कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, जन्म से संबंधित बात है, पहला पद मुखिया है, इसलिए हो जाएगा इसमें मिश्र वाक्य। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो, यह भी देखिए एक वाक्य का उदाहरण है। विधानवाचक के समूह में ही आएगा, अर्थ के आधार पर जिसकी श्रेणी है। जैसे तुम कहां जा रहे हो, क्वेश्चन करने का बोध हो रहा है, विधान विधिवाचक है नहीं, निषेधात्मक है नहीं, आश्चर्य हो नहीं रहा है, तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा? प्रश्नवाचक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है, संयोजक दोस्तों कहलाते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, उसमें उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इसमें योजक जो आते हैं, ये संयोजक मतलब जोड़ने वाले, तो वो हमारे आते हैं संयुक्त वाक्य में। और, अथवा, किंतु, परंतु, एवं की हम चर्चा किए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो दोस्तों वाक्यों को 2 वर्गों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वाक्य को 2 वर्गों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अधिकार में उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है,
प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए अधिकार लिखा हुआ है, इसमें उपसर्ग कर तो है नहीं, कार तो है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आधी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3। पहला है सरल या साधारण, दूसरा है मिश्रित और तीसरा है संयुक्त। या आप क्रम से रखें इसे, तो पहला सरल या साधारण रख दें, फिर दूसरा आता है संयुक्त और तीसरा हो जाएगा मिश्रित। ये इनका क्रमवार हो जाएगा। तो इसमें रचना के आधार पर कितने, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ये कई बार परीक्षाओं में आया है। फिर आता है निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक मतलब होता है जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, वहां होता है संकेतवाचक। तो देखेंगे दोस्तों, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या यह अच्छी फसल है। तो देखिए जो आश्रित है वह है आपका ए नंबर। ए नंबर में है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी होगी, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। आश्रित कौन सा है, पहला नंबर, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी होगी। इस तरह से दोस्तों हम आपको लगातार जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न वाक्य से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित जो भी आ रहे हैं हम देते रहेंगे। आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। लक्ष्य एकेडमी से अभी आप जुड़े रहेंगे तो आपको लक्ष्य 100% प्राप्त होगा, ये हमारा दावा है। हम आपको नया अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।